यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर संसाधन भूगोल के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं आज क्लास से। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में खनिजों के संसाधन संरक्षण के बारे में। इस क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते रहे हैं संसाधनों के संरक्षण के बारे में, जिसके अंदर इस क्लास में हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में। हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। ऊर्जा संसाधन होते हैं जिनसे उद्योगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी रिसोर्स जिसे बोला जाता है। इसमें जीवाश्म जो ईंधन होता है, यानी कि जो अवसाद चक्रों के बीच में जीवाश्म पाया जाता है, उनके बीच में जो ईंधन पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन जैसे हम कहें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, जलाऊ जो लकड़ी होती है, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। और ये मुख्य रूप से इनको ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जल शक्ति और परमाणु शक्ति ये ऊर्जा के परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। इनमें जो जीवाश्म ईंधन और परमाणु शक्ति ऊर्जा के जो एडजस्टेबल यानी कि जो समाप्त होने यानी कि जो समाप्त हो सकते हैं ऐसे संसाधन जो हैं, जबकि जल शक्ति, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा, जैव भार, बायोमास एनर्जी जिसे बोलते हैं हम, ये सभी ऊर्जा के यानी कि शक्ति के गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि ये वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। तो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाला जो ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये क्या है, सभी लिमिटेड है। इनकी मात्रा पृथ्वी के आंतरिक भाग में या प्रकृति में इनकी जो मात्रा है वो बहुत सीमित है। जबकि जो अन्य संसाधन है ऊर्जा के, जो गैर परंपरागत या जिनको हम वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कह सकते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जबकि जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित ऊर्जा संसाधन है वो कैसे हैं, सभी समाप्त होने लायक संसाधन है, वो सभी उपयोग में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जबकि जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये सभी गैर परंपरागत हैं, नए तरीके से इनको विकसित किया गया है और इनका कभी भी नष्ट नहीं होना, ये इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवाश्म ईंधन और आणविक जो खनिज होते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी होती है, ये सभी कैसे हैं, अनव्यवहार्य संसाधन है, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको हम वापस से उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ये ऐसे संसाधन है जिनको हम एक बार उपयोग में लेंगे और उसके बाद में ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जीवाश्म ईंधन और एटॉमिक एनर्जी जो है ये सभी कैसे हैं, अनव्यवहार्य संसाधनों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और इन संसाधनों का तेज गति से
यानी कि तेज दर से इनको अगर उपयोग में लेते रहे तो ये एक ना एक दिन ये जल्दी ही क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए इन सब के अलावा इन संसाधनों का प्रयोग जो है वो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से भी जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर जो लकड़ी का वो ईंधन होता है, लकड़ी जो ईंधन के लिए प्रयोग में ली जाती है, ये ईंधन के लिए प्रयोग करने से वन विनाश की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि लकड़ी का लगातार दोहन किया जा रहा है, लकड़ी को लगातार उपयोग में लिया जा रहा है, जिससे वन विनाश लगातार होता जा रहा है। तेज गति से वनों का शोषण किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है बहुत ही तेज गति से। और साथ ही साथ ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, इनके विकास के लिए इनकी जो संरचना है, इन संरचनाओं से संबंधित सुविधाओं को विकसित करना, इनको इकट्ठा करना और इनका जो प्रबंधन है ये अत्यधिक खर्चीला, अत्यधिक महंगा इसको माना जाता है। 1970 की बात की जाए तो 1970 के दशक के अंदर पेट्रोलियम के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उत्पन्न हुआ एनर्जी संकट, यानी कि ऊर्जा संकट जो उत्पन्न हुआ था, इसने वैज्ञानिकों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए विवश कर दिया था। यानी कि 1970 के दशक के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर तेज जो संसाधन है, ऊर्जा संकट, इसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर बहुत ही तेज या बहुत ही भारी वृद्धि हुई थी, जिससे जो वैज्ञानिक थे उनके सामने एक चुनौती हो गई और उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यदि यही स्थिति भविष्य में भी रही तो ऊर्जा के लिए क्या संसाधन विकसित किए जाएं। ये उन लोगों को सोचने के लिए 1970 के दशक में मजबूर होना पड़ा था और वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए विवश किया गया जो ऊर्जा संसाधन कैसे हो, नवीकरणीय हो और प्रदूषण रहित हो। यानी कि ऐसे संसाधन ऊर्जा के विकसित किए जाएं जो मुख्य रूप से कैसे हो कि उनको ना तो वो कभी समाप्त हो और उनको हमेशा नया किया जा सके, न्यूएबल किया जा सके, रिन्यूएबल जो बोला जाता है कि इनको बार बार उपयोग में लाया जा सके, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इनके द्वारा प्रदूषण को भी नुकसान, जो वातावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और किसी भी प्रकार का प्रदूषण इनके द्वारा उत्पन्न ना हो। इस तरीके के संसाधनों को नए रूप से विकसित करने के लिए इन वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या बन गया था। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनको तेजी से उनका नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है, जिसके कारण विश्व के सभी देशों में के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए विवश किया गया है और सभी देश इसके लिए बाउंड हैं और उनके सामने ये स्थिति है कि यदि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं ये समाप्त हो गए तो ऊर्जा के लिए किन संसाधनों को उपलब्ध में लिया जाए, उनको उपयोग में लाया जा सकेगा। तो इस तरीके की समस्याएं जब उनके सामने आई तो उन देशों के सामने एक चुनौती के रूप में नए प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने का कार्य सामने आया। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारीय और लहर ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जैव भार ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी, और इसी तरीके के जो सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं जो बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये सभी नवीकरणीय जो संसाधन हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये सभी कैसे हैं, कम खर्चीले होते हैं और प्रदूषण से मुक्त होते हैं। यानी कि ये संसाधन सभी के सभी बहुत ही आसानी रूप से इनकी प्राप्ति, और सबसे बड़ी बात कि इन संसाधनों के द्वारा वातावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसलिए ये ऊर्जा संसाधन जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं, ये सभी
बहुत ही अधिक उपयोगी ऊर्जा संसाधन के रूप में विकसित हुए हैं। ये जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, इनका उपयोग अभी भी सीमित मात्रा के अंदर किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक ऊर्जा संसाधन के उत्पादन की एक लिमिटेशंस है, निश्चित सीमाएं पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत अधिक खर्चीला है। ये ऊर्जा जो है मुख्य रूप से घरेलू कार्यों यानी कि खाना बनाने का कार्य है, घर को गर्म करने का कार्य है, घर के अंदर जल को गर्म करने का कार्य है, इनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के अंदर सौर ऊर्जा का उतना अधिक विकास नहीं हुआ है। वहां पर वर्तमान समय के अंदर भी ये उतना अधिक उपयोगी नहीं है। इनके अलावा अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक जो मेघाच्छन्न वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहां पर हमेशा बादलों की स्थिति बनी रहती है, तो अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक मेघाच्छादन वाले जो क्षेत्र हैं जहां पे हमेशा बादलों का जमाव रहता है, और अत्यधिक शीत प्रदेश जहां पूरे साल सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, उनके अंदर भी, तो ऐसे प्रदेशों के अंदर ये जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ये इन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी साबित नहीं हो सकी है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी को जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा यानी कि सूर्य से मिलती है, और इन क्षेत्रों में सूर्य की ऊष्मा बहुत ही कम, ना के बराबर प्राप्त होती है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी जो है ये अत्यधिक ठंडे प्रदेशों के अंदर और जो जिन क्षेत्रों में बादल अधिक ढके रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इसकी अधिक उपयोगिता नहीं होती है। इसी तरीके से पवन ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, और ये भी प्रदूषण रहित ऊर्जा है। इसके द्वारा वातावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन ये पवन ऊर्जा कैसी होती है? अनिश्चित होती है। पवन की गति जब कम हो जाती है तो इसके द्वारा कम मात्रा में विद्युत उत्पादन हो पाता है। जब तेज गति होती है तो इसके द्वारा पर्याप्त मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब पवन की गति धीमी होती है तो इसके द्वारा ऊर्जा का जो उत्पादन है वो बहुत ही कम हो पाता है। दूरस्थ दुर्गम जो क्षेत्र हैं उसके लिए ये अधिक उपयोगी होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा के रूप में है और नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में विकसित हुई है। इसके लिए इसके उत्पादन में बहुत सारी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, जैसे जल का खारापन होना, जल के अंदर अवसादों का जमाव होना। ये महत्वपूर्ण समस्याएं इस ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। तो लहर ऊर्जा जो है इसके विकास की संभावनाएं तो बहुत अधिक है, लेकिन वास्तविक उत्पादन अभी भी कॉमर्शियल लेवल के ऊपर, कॉमर्शियल स्टेज के ऊपर अभी भी इनके द्वारा नहीं हो पाया है। भूतापीय ऊर्जा ये क्या होती है? सस्ती होती है, प्रदूषण रहित होती है और पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक लाभकारी होती है। इसके बाद भी ये कुछ समस्याओं से ग्रस्त रहती है। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय स्टेशनों की स्थापना के कारण स्थापना से भूगर्भिक स्थिरता बनती है और भूकंपों की संभावना इसके द्वारा बढ़ जाती है। जैव भार ऊर्जा जो है, जिसे हम कह रहे हैं बायोमास एनर्जी, इसका ये ऊर्जा का एक नया और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि ऊर्जा का एक नया स्रोत है। ये जो ऊर्जा है जैव भार ऊर्जा, बायोमास एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये संसाधनों के पुनर्चक्रण का भी एक अच्छे उदाहरण के रूप में होता है। ये बायोमास एनर्जी 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। 3 स्रोत क्या क्या है? एक स्रोत तो ये होता है कि कृषि फसलों के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा जैव भार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उनको उत्पादित किया जाता है। दूसरा घरेलू स्रोत होते हैं जिनके द्वारा जैव भार ऊर्जा को विकसित किया जाता है। और तीसरा स्रोत जो होता है ये होता है औद्योगिक अपशिष्ट और ऊर्जा रोपण के रूप में, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर
जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिसका वेस्टेज के रूप में जो पदार्थ निकलता है, उससे और ऊर्जा को इकट्ठा करके यानी कि उसके रोपण करके इस तरीके से जैव भार ऊर्जा जो है वो विकसित की जाती है, उत्पादित की जाती है, जिसमें कि कुल ऊर्जा की मांग का लगभग 15% भाग जो है वो जैव भार से ही पूरा किया जाता है। एक बार हम देखें कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस वगैरह, खनिज तेल वगैरह को शामिल किया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं जो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। साथ ही साथ ये कैसे स्रोत हैं? अनव्यवहार्य स्रोत हैं, यानी कि इनको नया नहीं किया जा सकता है, जिसे नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। इसके बाद में बात आती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, जिसे बायोमास ऊर्जा भी बोला जाता है, और भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा। ये जो ऊर्जा के नए स्रोत हैं, ये सभी स्रोत कैसे हैं? ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी कि ये प्रारंभिक काल से नहीं चले आ रहे हैं, बल्कि ये नए रूप में विकसित हुए हैं। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हैं, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन ये अभी भी उतने अधिक महत्व के नहीं बन सके हैं जितने ये थे, और इनकी सीमित मात्रा है पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, इसलिए इनके विकल्प के रूप में इनको विकसित किया गया है, जिनसे पूरे विश्व के अंदर सभी देशों के अंदर इनका उपयोग करके ऊर्जा को विकसित किया जा रहा है, और ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनको सुरक्षित किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे जैव ऊर्जा के बारे में। जैव ऊर्जा जो है पूरे विश्व का लगभग, पूरे विश्व की जो मांग है उसका लगभग 15% भाग जैव ऊर्जा के द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है। भारत की भी बात की जाए तो भारत देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके लिए जैव भार ऊर्जा यानी कि बायोमास जो एनर्जी है ये सबसे अधिक मात्रा में उपयोगी है, सबसे अधिक मात्रा में इसका विकास हुआ है, बहुत अधिक उपयोगी है। जैव ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो जैव ईंधन होते हैं, और ये हाइड्रोजन होता है इसका मुख्य स्रोत, जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरा स्रोत इसका होता है मीथेन या बायोगैस, जो जैविक अपशिष्टों से उसकी उत्पत्ति होती है। तीसरा स्रोत होता है इसका ऊर्जा रोपण के रूप में, और चौथा स्रोत होता है इसका एथेनॉल यानी कि स्टार्च युक्त
और पशु आहार से जो एल्कोहल उत्पादित होता है वो होता है एथेनॉल, वो भी इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और लास्ट इसका जो स्रोत है वो आता है बायोडीजल, जो मुख्य रूप से पेट्रोल पौधों से उत्पादित किया जाता है। तो इस तरीके से जैव भार जो ऊर्जा है इसके उपयुक्त स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में बहुत ही अधिक कठिनाइयां, बहुत ही अधिक समस्याएं भी आती हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्की होती है, जैसे टैंकों में स्टोर करना, उसको भरना, एक भंडार बनाकर रखना, उसका बहुत ही अधिक कठोर कार्य होता है। इसके रिसाव की भी बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इससे ओजोन क्षेत्र के अंदर विस्तार होने की भी संभावना है, यानी कि जितना अधिक हाइड्रोजन गैस का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही अधिक ओजोन गैस के अंदर नुकसान पहुंचेगा। ओजोन गैस के अंदर क्षेत्र जो है उसका डिप्लीशन जो हो रहा है उसमें भी विस्तार होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। मीथेन गैस जो है इसका उत्पादन भी आसान नहीं है, ये भी बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। बायोगैस संयंत्रों के अंदर मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऐसी ही हानिकारक जो प्रदूषक तत्व होते हैं उनसे युक्त ये गैस होती है। इसके बाद भी भारत में गोबर गैस संयंत्रों का जो विकास हुआ है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हुआ है। और इससे ऊर्जा के अत्यधिक ऊर्जा तो इससे उत्पादित हो रही है, साथ ही साथ ऊर्जा के अलावा इसका उर्वरकों के रूप में जो गोबर गैस होता है इसको उर्वरकों के रूप में भी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लिया जा रहा है। ऊर्जा रोपण भारत के अंदर अभी उतना अधिक प्रचलित नहीं हुआ है, इसके विकास की संभावनाएं भारत देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जीवाश्म ईंधन जो है उसमें तेजी से उनको उपयोग किए जाने से जैव ईंधनों का उत्पादन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इथेनॉल जो है वो इसी तरीके का एक ईंधन है जिससे जैव भार जो है वो पशु आहार के स्टार्च जो तत्व होते हैं उनको अल्कोहल में रूपांतरित करके उसका निर्माण किया जाता है। पिछले कुछ दशकों के अंदर विकासशील देशों में इसके उत्पादन में बहुत अधिक रुचि बढ़ी है, बहुत अधिक प्रोडक्शन इसका बढ़ने लगा है। औद्योगिक देशों के अंदर पर्यावरणीय चिंताएं होती हैं जिनके कारण इथेनॉल उत्पादन में भी इन विकसित देशों की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होते हैं उनके अवशिष्ट पदार्थों से इथेनॉल बनाया जा सकता है। साधारण रूप में गन्ने की गुड़ी, चुकंदर, गन्ने के डंठल, सीरे, आलू, कसावा, मक्का, लकड़ी से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। जैव ईंधन की बात की जाए तो जैव ईंधनों के उत्पादन का जो प्रथम प्रयास है वो सबसे पहले यूरोप के अंतर्गत किया गया था। यूरोप महाद्वीप के अंदर इसका सबसे पहले प्रोडक्शन किया गया था। साथ ही साथ अधिकांश जैव डीजल जो है रिप्रेस्ड जो लाई होती है उसके घरेलू उत्पादन से भी जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना से आयातित जो सोयाबीन होता है उस पर आधारित और इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित जो ताड़ के तेल है, पाम ऑयल जिसको बोला जाता है, इसके उपयोग को भी जैव ईंधनों के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि अगले कुछ वर्षों में यूएसए का एथेनॉल संयंत्र जो है वो देश में उत्पादित जो मक्का है उसका आधा भाग खर्च किया करेंगे। यानी कि ब्राजील जो यूएसए का पार्ट है वहां पे मक्का बहुत अधिक उत्पादित की जाती है, तो मक्का के स्टार्च से एथेनॉल बनाए जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश है। यहाँ गन्ने से एथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पर अधिकतम मात्रा में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी जो होती है इससे और इनके आगमन से जो खमीर होता है, यीस्ट जो होता है, इसके प्रयोग करके भी एथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि करने की भी कोशिश चल रही है। इसको भी विकसित किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने जलीय जो खरपतवार होते हैं इससे भी एल्कोहल और मीथेन समृद्ध जो बायोगैस के उत्पादन में भी सफलता प्राप्त की है वैज्ञानिकों के द्वारा।
मीथेन कारों के अंदर 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोलियम का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें जैसे हम कहें कि ईंधन के रूप में पेट्रोल को, पेट्रोलियम को और साथ ही साथ जो मीथेन है उसको 20% इसमें एथेनॉल को मिलाकर के भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। एथेनॉल जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से मुक्त है, जिसके कारण ये इको फ्रेंडली ईंधन के रूप में विकसित हुआ है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी तरीके से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। इसलिए ये जो एथेनॉल है ये इको फ्रेंडली फ्यूल के रूप में विकसित हुआ है। भारत के अंदर अत्यधिक मात्रा में जैव पदार्थ के भंडार जो है, जैव भारतीय बायोमास के उपलब्ध है, इसलिए अल्कोहल को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में भी भारत के अंदर प्रयुक्त किया जा सकता है, इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। बायोडीजल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव ईंधन है जो डीजल के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पूरे विश्व के अंदर इसे विकसित करने के जो कार्यक्रम है उनकी योजना क्रियान्वित है, कार्यान्वयन में है, कार्य किया जा रहा है। ये नवीकरणीय और पर्यावरणीय महत्वपूर्ण भी है, यानी कि ये नवीकरणीय ईंधन के रूप में भी है कि इसको वापस से नया किया जा सकता है, ये समाप्त नहीं होगा। और ये ईंधन कैसा है, इको फ्रेंडली ईंधन भी है। और पेट्रोल के जो लगातार बढ़ते हुए मूल्य हैं, इसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ये ईंधन बायोडीजल एक महत्वपूर्ण रूप से साबित हो सकता है, महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। भारत के अंदर जुलाई 2002 में योजना आयोग ने जैव ईंधन के विकास करने के लिए एक समिति गठित की, जिसमें बायोडीजल मिशन स्थापित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इसी के तहत वर्ष 2006 और 2007 में देश के 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर एक पायलट परियोजना का सुझाव दिया गया था। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ये राज्य बायोडीजल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाले राज्य हैं। सामान्य रूप में जो छत्तीसगढ़ का 40% वन क्षेत्र है वो बायोडीजल पौधों की खेती के लिए आदर्श स्थिति वाला राज्य है। यहाँ पे वर्ष 2010 तक 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के जैट्रोफा यानी कि जो रतन जोत होता है उसकी खेती के लिए लाने की योजना यहाँ पर बनाई गई थी। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और रायपुर क्षेत्रों में भी जैट्रोफा का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। राज्य सरकार ने राज्य में लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की पहचान की है, जिसके ऊपर जैट्रोफा की खेती संभव होती है, उसको उसकी संभावना मानी जाती है। बायोडीजल के अंदर संभावित स्रोत है यानी कि करंज, नीम, महुआ, रबर और साल को माना जाता है कि इनके द्वारा बायोडीजल ईंधन का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ईंधन का स्रोत है वो है करंज। सामान्य रूप में ये रतन जोत की जो वृद्धि होती है उससे धीमी गति से इस करंज का वृद्धि होती है। उसके बाद भी ये व्यापक रूप से दक्षिणी जो राज्य हैं जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर इसका अधिकतम प्रोडक्शन होता है, अधिकतम इनका उत्पादन होता है। इसी तरीके से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका में खाद्य तेलों से बायोडीजल तैयार किया जाता है। भारत के अंदर इसका उपयोग अभी भी प्रयोगात्मक अवस्था के अंदर है और साथ ही साथ विचारणीय है, सोचने के लिए है कि खाद्य पदार्थों से जैव ईंधन का उत्पादन कितना अधिक उपयुक्त है। यानी कि अभी भी इस दिशा में विचार किया जा रहा है कि खाद्य पदार्थों के द्वारा जैव ईंधन का उत्पादन जो किया जाए वो कितना अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। निश्चित रूप से इससे खाद्य वस्तुओं के महंगा होने का भी खतरा होता है, क्योंकि इसका अधिकतम उपयोग फिर किसमें हो जाएगा, बायोडीजल यानी कि ये जैव ईंधन बनाने के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और
जिससे जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य वस्तुएं हैं, जो उनके ऊपर महंगाई लागू हो जाएगी और उनमें कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक उनके ऊपर महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। और जब इनके ऊपर खाद्य वस्तुओं का महंगा होना होगा और इनके ऊपर महंगाई का जो खतरा लगेगा, जिससे क्या होगा, उपभोक्ता जो है उनके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। इसलिए अखाद्य पदार्थों से ही जैव ईंधनों का उत्पादन किया जाना अनुकूल माना जा सकता है, जिससे किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से ऊर्जा का संसाधन किया जा सकता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को अपनाने के बाद कुछ नए वैकल्पिक स्रोतों को विकसित किया जा रहा है। इस दिशा में बहुत ही अधिक कदम भी उठाए जा रहे हैं और विश्व के जो विकसित देश हैं उनके द्वारा लगातार इस दिशा में कदम उठाने के साथ साथ ऊर्जा का संसाधन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस दिशा में किया जा रहा है। इसी के तहत ये परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके स्थान पर नए कुछ ऊर्जा संसाधनों को विकसित किया गया है, जिनको हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का यहाँ कंप्लीट होता है। तो इन नियमों को अपना करके, इन सुझावों को अपना करके, उपायों को अपना करके जीवाश्म ईंधन का संरक्षण किया जा सकता है और साथ ही साथ ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। ये टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। बाकी जो आगे की क्लासेस होंगी उसके अंदर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।